हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स की जर्नी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें हमने चैप्टर 1 कवर किया है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, देखो 2.3 प्रेशर, जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था क्या क्या स्टडी किया था, आज उसके आगे का पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो प्रेशर में हम लोगों ने क्या देखा था, देखो बच्चों, सबसे पहले हमने देखी थी प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर यानी क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, कंपलसरी फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, जिसकी हमने बात की थी, है ना। जैसे कि मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लो कुछ एंगल से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं थीटा, तो ये थीटा के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक रहेगा थीटा की साइड में और दूसरा उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को ये एफ फोर्स हम लोग इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट बनेगा आपका एफ कॉस थीटा और उसका परपेंडिकुलर बनेगा एफ साइन थीटा। तो बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यहाँ पे प्रेशर ये क्रिएट करने वाला है, ये तो खींच रहा है बॉडी को, है ना, इसमें डिस्प्लेस्ड कर रहा है बॉडी को, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग प्रेशर के लिए यूज नहीं करने वाले, बस ये कंपोनेंट जो है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, उसी को हम लोग प्रेशर के लिए यूज करने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन में करेक्शन बताया था कि प्रेशर इज इक्वल टू सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होना चाहिए, फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमेशा हम लोग ऐसे ही फोर्स लगाएंगे, ऐसे हो नहीं सकता। मान लो आपने पूरा फोर्स ऐसे ही लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाए, है ना, नॉर्मली टेंजेंशियली फोर्स लगाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स ही है। लेकिन मान लो फोर्स अगर हम कुछ एंगल में लगाते हैं, तो एंगल में लगाते वक्त उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही हमें कंसिडर करना है, जिसका नाम है एफ साइन थीटा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, प्रेशर एंड डेप्थ का क्या रिलेशन है, वो भी हमने स्टडी किया था। इसके एसआई यूनिट वगैरह हमने देखे थे, बेसिक सी बात है। एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। उसके बाद हमने देखा था बच्चों कि अगर हमने किसी कंटेनर में लिक्विड लिया है ना, और उस लिक्विड का एक सिलेंडर हमने इमेजिन किया, देखो एक्चुअल में सिलेंडर वहां पे रखा नहीं है, सिलेंडर हमने इमेजिन किया है। मान लो एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने यहाँ पे कंसीडर किया, उस इमेजिनरी सिलेंडर की हाइट हमने क्या ली थी, हाइट हमने h ली थी, उसका एरिया हमने a कंसीडर किया था, राइट, और इसके ऊपर कितना प्रेशर रहेगा ये हमने फाइंड आउट किया था। उसमें उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हमने रो से डिनोट की थी, उस लिक्विड का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने g से डिनोट किया था, और उसी से रिलेटेड हमने कुछ बातें स्टडी की थी, और उससे फाइनली हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एच, राइट। तो बच्चों, यहाँ पे इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू एच, राइट, कांस्टेंट इंटू एच, और उसी को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी, डेप्थ पे। अगर लिक्विड सेम है, लिक्विड हमने चेंज नहीं किया, तो प्रेशर यहाँ पे डेप्थ पे ही डिपेंड कर रहा है, ऐसे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रो एंड जी, अगर हमने लिक्विड चेंज किया तो रो के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, अगर लिक्विड चेंज किया तो उसके हिसाब से हाइट भी लेकिन चेंज होगी, और उसके हिसाब से प्रेशर चेंज करेगा खुद को। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच तो है ही, बट ये रो एंड जी, अगर हम एक प्लैनेट से एक ही प्लैनेट पे अलग अलग जगह पे गए तो जी भी चेंज होगा, जी चेंज होगा तो उसके हिसाब से प्रेशर भी चेंज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। बच्चों, आज हम लोग इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ बातें इंपॉर्टेंट नोट में आपको देने वाली हूँ, एंड उसके साथ ही उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करें, नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहे, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, हमारी एक्सरसाइज में भी वो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। मैंने क्वेश्चंस थोड़े आउटसाइड लिए हैं, मतलब कोई दूसरे बुक से, एच.सी. वर्मा बुक होगी, फिजिक्स की कुछ फेमस बुक्स है, उससे वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और वो क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन करें, आपको उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेंगे, ठीक है।
तो बच्चों पहले मैं इसको रफ करती हूँ, उसके बाद कुछ नोट है वो मैं आपको देने वाली हूँ, वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों देखो, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो हम लोग देखते हैं। कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड? जो अभी अभी हमने डिराइव किया, दैट इज P इज इक्वल टू रो जी एच, है ना। तो बच्चों देखो, सबसे पहला नोट मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस, इंपॉर्टेंट नोट फॉर एंट्रेंस। एंट्रेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। जो भी नोट हम देते हैं ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस सभी। ओके तो देखो नोट क्या है। सबसे पहला नोट है शेप ऑफ वेसल, शेप ऑफ वेसल is not affected to pressure. Shape of vessel is not affected to pressure. Only height is responsible. Height is responsible to change in a pressure. बच्चों साथ में नोट डाउन करेंगे, चेंज इन प्रेशर। यहाँ पे जो वेसल कौन सी शेप का है, ये ग्लास है या फिर बॉटल है या फिर कोई ऐसा कंटेनर है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वेसल का शेप कौन सा है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा फॉर्मूला देखा जाए तो उसमें रो जी एच है, तो इसमें कहीं पे भी एरिया मेंशन नहीं किया है बच्चों। P इज इक्वल टू रो जी एच, इसमें कहीं पे भी एरिया मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब शेप का जो वेसल है वो वेसल का जो शेप है वो प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा, बस हाइट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगी, हाइट ही अफेक्ट। और कौन सी हाइट? वर्टिकल हाइट, है ना। हाइट को हम लोग वर्टिकली मेजर कर रहे हैं, ये हाइट यहाँ पे अफेक्ट कर रही है, क्योंकि लिक्विड कॉलम की वही हाइट हमने यहाँ पे कंसीडर की थी। P इज इक्वल टू रो जी एच, मतलब हाइट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे शेप ऑफ वेसल अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। ओके उसके बाद सेकेंड नोट आप लोग नोट डाउन करोगे। एरिया, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। सेकेंड पॉइंट एरिया के लिए है, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ वेसल। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ वेसल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है। थर्ड पॉइंट, जितने भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स रहेंगे उन सब का प्रेशर यहाँ पे सेम होने वाला है। प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स inside the liquid is same when, लेकिन कब? when liquid is in static equilibrium और नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। किसके लिए? नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है, ऐसा फ्लूइड। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? स्टैटिक फ्लूइड के बारे में स्टडी करें, मतलब हाइड्रोस्टैटिक की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दो ब्रांचेस मैंने आपको बताई थी, याद होगा, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक की स्टडी कर रहे हैं। तो जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड रहेगा, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ऐसे फ्लूइड के लिए प्रेशर जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट से, मतलब मान लो ऐसा सिलेंडर आपको दिया है, यहाँ पे इस पॉइंट्स के ऊपर आपको प्रेशर पूछा है, तो बिना देखे हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स है ना, तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे प्रेशर सेम रहेगा अगर फ्लूइड आपका नॉन एक्सेलरेटेड है, मतलब मोशन में नहीं है। ऐसे फ्लूइड के लिए यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर आपको ऐसा वेसल दिया, अभी मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, ऐसा वेसल है तो यहाँ पे हाइट कितनी भी हो, लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है,
हाइट चाहे कितनी भी हो, यहाँ पे फ्लूइड इतना ही है, लिक्विड इतना ही है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है, फिर भी हमारा प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, जानबूझ के एमसीक्यूज़ में आपको ऐसे पॉइंट देंगे और हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मैं बताऊँगी क्यों है ये, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे हाइट कम है, इसका मतलब प्रेशर कम रहेगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं जनरली, बट ऐसे नहीं है। अगर यहाँ पे हाइट कम है और यहाँ पे भी हाइट कम है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड में, तो इन सब का प्रेशर बच्चों सेम रहेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये 3 नोट है, इनको बहुत अच्छे से कॉपी करेंगे। ये हमारी बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज एंट्रेंस के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से इसको नोट डाउन करो, पॉज करके कॉपी करो और हर एक पॉइंट के बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उनको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है। 3 vessels having equal base area are filled with equal height of same fluid, then which of the following is correct। देखो 3 वेसल्स दिए हैं। देखो यहाँ पे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, P = ρGH। 3 वेसल्स है, तीनों वेसल्स में मान लो ये वेसल A है, ये वेसल B है, ये वेसल C है, और तीनों वेसल्स में यहाँ पे हमने लिक्विड लिया है। सो दिस इज़ हाइट H। यहाँ पे हाइट सबकी तीनों की सेम है। ये हाइट H वाला लिक्विड है और यहाँ पे भी यहाँ तक हाइट H वाला लिक्विड है। तो हाइट सबकी सेम है। दिस इज़ हाइट H लिक्विड। और एक बात, यहाँ पे लिक्विड का जो डेंसिटी है रो, वो भी सबके लिए सेम है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ ऑल्सो सेम। यहाँ पे भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ ऑल्सो सेम। तो सबका डेंसिटी सेम है। और उन्होंने पूछा है कि इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना रहेगा, PA, PB एंड PC। तो इसके ऊपर प्रेशर कितना रहेगा ये उन्होंने पूछा। सीधी सी बात है बच्चों, अगर आपका रो सेम है, अगर आपकी हाइट सेम है, तो यहाँ प्रेशर चाहे शेप ऑफ वेसल कुछ भी हो, हमने अभी नोट डाउन किया कि शेप ऑफ वेसल कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वेसल सेम है तो वो वेसल की हाइट अगर सेम है, सॉरी वेसल नहीं, शेप ऑफ वेसल कुछ भी हो, लेकिन हाइट अगर सेम है, डेंसिटी अगर सेम है, तो इस केस में प्रेशर तीनों का सेम रहेगा। मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। PA = PB = PC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, अच्छे से कॉपी करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 vessels having equal base area but different shapes as shown in figure are filled with equal volume। देखो इक्वल वॉल्यूम मतलब क्या, मैंने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया, ओके, 1 गिलास पानी लिया और वही 1 गिलास पानी मैंने इस वेसल में भी डाला, इस वेसल में भी डाला, इस वेसल में भी डाला। तो किसका प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा। अब वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है तो बच्चों हाइट अलग अलग आएगी, क्योंकि इसका शेप अलग अलग है ना। तो अगर वही ग्लास मैंने इसमें डाला तो मान लो हाइट यहाँ तक आई, ओके, मान लो हाइट यहाँ तक आई, ओके, यहाँ तक पानी राइज हुआ, है ना। और वही ग्लास मैंने इसके अंदर डाला तो हाइट थोड़ी नीचे तक आएगी। क्यों, क्योंकि इसका शेप देखो ऐसे वाइड शेप है, वाइड शेप है तो एरिया ज़्यादा है तो पानी और नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइट कम हुई। और सबसे ज़्यादा हाइट किस में आएगी, इसमें आएगी, क्योंकि इसका एरिया बहुत ही छोटा है, एज़ कंप्रेस एरिया है एज़ कम्पेयर टू दिस 2 वेसल्स। तो इसकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। जिसकी हाइट ज़्यादा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, P = क्या है, ρGH। अकॉर्डिंग टू रिलेशन जिसकी हाइट ज़्यादा रहेगी उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, है ना। लिक्विड तो हमने सेम लिया है तो डेंसिटी तीनों की सेम रहेगी, रो। तीनों की डेंसिटी सेम है लेकिन हाइट अलग अलग है क्योंकि वॉल्यूम अलग अलग है। एक ही ग्लास पानी मैंने इंसर्ट किया है ना, तीनों के अंदर डिप किया है, तो सबसे ज़्यादा हाइट इसकी है तो इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम इसका रहेगा, उससे भी कम इसका रहेगा। दैट मीन्स PC इज़ ग्रेटर दैन PA इज़ ग्रेटर दैन PB रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट है। आया समझ में, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ऐसे ही 2-3 सवाल मैं और लेने वाली हूँ जो कि अलग अलग टाइप के हैं। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 fluids A, B, C are poured in 3 similar vessels
तीन सिमिलर वेसल्स में हमने ABC नाम का फ्लूइड इंसर्ट किया है, पोर्ड किया है। फ्लूइड्स इज हैविंग इक्वल मास, सबका मास सेम है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी देखो क्या दी है यहाँ पे, रो A इज़ ग्रेटर देन रो B इज़ ग्रेटर देन रो C, देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलो 2 मिनट देती हूँ आपको, जल्दी से पॉज करके इसको सॉल्व करके बताओ। ये ऑप्शन है रो A इज़ ग्रेटर देन रो B इज़ ग्रेटर देन रो C। डेंसिटी यहाँ पे सेम नहीं है, मास यहाँ पे सेम है, और उसके हिसाब से प्रेशर क्या चेंज होगा ये आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो मैं बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि रो A इज़ ग्रेटर देन रो B इज़ ग्रेटर देन रो C है, मतलब PA इज़ ग्रेटर देन PB इज़ ग्रेटर देन PC होगा, बट आपका आंसर गलत है। क्यों? देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या है अपना, P इज़ इक्वल टू रो GH। ओके, अगर मैं यहाँ पे रो एंड H का रिलेशन निकालूँ तो क्या आएगा? देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब एरिया, तो डेंसिटी इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, मास डिवाइड बाय एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे एरिया सेम सिमिलर वेसल से, मतलब एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिमिलर वेसल से इक्वल मास है, मतलब मास भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डेंसिटी एंड मतलब रो, डेंसिटी मतलब रो एंड H का क्या रिलेशन है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज़ करती हूँ तो डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, और अगर मैं डेप्थ डिक्रीज़ करती हूँ तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। मतलब मान लो यहाँ पे मैंने डेप्थ को मैंने 5 रखा, मतलब H को मैंने 5 रखा, बीच में क्या है G और इस साइड है रो, इसको मैंने ऐसे लिखा। डेप्थ को मैंने 5 किया और उस वक्त आपकी डेंसिटी है 10, और अगर मैं डेप्थ 10 करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी हो जाएगी 5। डेंसिटी अगर मैं 10 रखती हूँ तो डेप्थ है 5, डेप्थ नीचे आ जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो डेप्थ कम हो गई मान लो, है ना। बट अगर डेंसिटी मैंने 5 कर दी तो डेप्थ बढ़ जाएगी, 10 हो जाएगी। आया समझ में? इसका मतलब हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, और बीच का ये तो कांस्टेंट ही है। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे 50 ही मिलता है, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे 50 ही मिलता है। इसका मतलब ये दोनों खुद को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे है ना। रो चेंज हो रहा है तो H चेंज हो रहा है, रो कम हो रहा है H बढ़ रहा है, रो ज़्यादा हो रहा है H कम हो रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे और प्रेशर को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, चाहे आप रो चेंज कर दो लेकिन उसके हिसाब से हाइट चेंज होगी तो मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप लोग ये रिलेशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे बहुत डिटेल में आपको सोचना है, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके इसको नोट डाउन ज़रूर करें। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही सिंपल है, जो आपका नोट नंबर 3 है उसके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन देखो क्या है, एक डायग्राम आपको दिया है, डायग्राम का शेप कुछ ऐसे है, मतलब एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है, एरिया मीन्स हाइट यहाँ पे चेंज हो रही है, एरिया बेस एरिया सेम रहेगा। और यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए पॉइंट यहाँ पे दिया है, बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे है। अगर आप देखोगे तो इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? पी ए सबसे ज़्यादा रहेगा, है ना, पी ए सबसे ज़्यादा रहेगा एंड पी बी इज इक्वल टू पी सी रहेगा, राइट ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बच्चों ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा नोट नंबर 3 क्या है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट के जितने भी प्रेशर्स होते हैं सबका प्रेशर, हॉरिजॉन्टल पॉइंट जितने भी होते हैं सबका प्रेशर सेम होता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, h है, और यहाँ पे एक वॉल है, जो वॉल क्या कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। अगर आपने मेरे रोटेशनल डायनेमिक्स के वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात की है।
तो कोई भी सरफेस हो, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर फोर्स मतलब ऐसे होता है ना। अगर परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, अगर मैं ऐसे मूव हो जाऊँ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रहेगी, अगर मैं ऐसे मूव हो जाऊँ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रहेगी। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स हमेशा कोई सरफेस लगाता रहता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वैसे ये वॉल जो है ये भी क्या करी, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाने का काम करी है। ये परपेंडिकुलर फोर्स कुछ ऐसे रहेगा, क्योंकि लाइन स्लैंटिंग है, देखो स्लैंटिंग लाइन का ये परपेंडिकुलर फोर्स बनेगा ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो ये एंगल मैंने यहाँ पे थीटा कंसिडर किया, लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। ओके, नो ये एंगल मत लो, ऐसे एंगल लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, ये एंगल मान लो यहाँ पे थीटा है। ओके, तो देखो थीटा की साइड में जो है, थीटा की साइड में एक कंपोनेंट बनेगा और उसके परपेंडिकुलर साइड में ये कंपोनेंट बनेगा। थीटा की साइड में एक कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर साइड में एक कंपोनेंट। तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये हाइट तो इतनी है ही, ये हाइट के साथ साथ ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी तो फोर्स लगा रहा है। मतलब ये वॉल क्या कर रही है, यहाँ पे फोर्स लगा रही है। लिक्विड क्या करता है, खुद को एडजस्ट कर लेता है, प्रेशर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो हो जाता है और ख़ुद को एडजस्ट करके वो स्टेबल बन जाएगा। अगर वो स्टेबल पोजीशन पे है, इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाले सभी साइड के फोर्सेस सेम है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इसमें ऑलरेडी हाइट ऐड है ही। मान लो यहाँ पे हाइट कितनी है, 20 है, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पे हाइट बस 10 है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। और यहाँ पे भी हाइट बस 10 है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन हाइट 10 है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन और एक्स्ट्रा 10 इसमें ऐड हो गया और इसने कितना कर लिया, उसको खुद को 20 कर लिया। इसका मतलब हाइट के साथ साथ लिक्विड का जो प्रेशर है, लिक्विड का जो फोर्स है वो उसके ऊपर एक्ट हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये नॉर्मल रिएक्शन वाला वर्टिकल कंपोनेंट एक्स्ट्रा का फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है। और ये सी पॉइंट का प्रेशर, ए पॉइंट का प्रेशर सेम यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे ये बनेगा, जो थीटा की साइड में है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा होता है। और जो उसके परपेंडिकुलर साइड में होता है वो कौन सा होता है, साइन थीटा। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात की है। तो ये बनेगा एन साइन थीटा, ये बनेगा एन कॉस थीटा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये 10 + 10 वापस यहाँ पे 10 मतलब मैंने जस्ट अज्यूम किया है, एग्जैक्टली इतना नहीं रहेगा वो, ये जस्ट हमने अज्यूम किया है। तो इतना कंपोनेंट क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। और इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर सभी जगह से सेम रहेगा। उसकी वजह से प्रेशर, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स का प्रेशर मेंटेन होगा। और यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो बच्चों ये था हमारा प्रेशर का बेसिक पार्ट, जिसमें हमने फॉर्मूला स्टडी किया है P इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, और उसी से रिलेटेड कुछ MCQs मैंने लिए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। और भी इसका बहुत सारा टॉपिक बाकी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड बहुत बड़ा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। जितना आप उसको डीपली स्टडी करोगे उतना इंटरेस्ट आपका क्रिएट होगा। और फिज़िक्स में रटना मना है, फिज़िक्स में रटो मत, अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट्स को, विजुअलाइज करो, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप लोग करोगे उतना आपको फिज़िक्स अच्छा लगेगा। फिज़िक्स से फ्रेंडशिप कर लो, है ना। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, होप सो। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।